नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। आप जानते हैं आपके स्क्रीन पर यह शख्स कौन है? यह है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। कौन है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, आप कहेंगे? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान वो शख्स है जिसने 1948 में जब पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था तो अपना जौहर दिखाया था। यह उस वक्त वरीयता के आधार पर भारतीय सैनिकों में शहीद होने वाले सबसे सीनियर अफसर थे, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। जब भारतीय सेना ने कश्मीर की तरफ बढ़ते कबायलियों के कदमों को रोका था, उन्हें रोका था, और उसमें ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने एक बहुत अहम किरदार निभाया था। मगर आज 1948 में इस शख्स ने शहादत हासिल की थी, इसे महावीर चक्र भी मिला था। मगर आज जो इसके साथ हो रहा है ना, वो कल्पना से भी विचित्र है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस तस्वीर को देखिए। इनकी कब्र जो है, या रेस्टिंग प्लेस हम इसे कहते हैं, यह है जामिया में, और जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी कब्र को तोड़ दिया गया है। यह है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र। वो शख्स जिसे महावीर चक्र मिला, वो शख्स जिसके जौहर की वजह से हम कबायलियों के बढ़ते कदम को रोक पाए, आज उसकी कब्र को गुंडों ने तोड़ दिया है। ये किसने तोड़ा बताइए? किसी नशेड़ी ने, किसी शराबी ने, या फिर नफरत ने? वो नफरत जो हमने कोरोना और लॉकडाउन के दौरान देखी थी, जहां तबलीगी जमात वालों के खिलाफ एक झूठा और घटिया और गलत प्रोपेगेंडा चलाया गया और उसके जरिए मुसलमानों के बॉयकॉट तक की अपील कई लोगों ने कर डाली थी, जिसमें सत्ताधारी नेता शामिल थे। क्या यह महज इत्तेफाक है कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र को इस तरह से तोड़ दिया गया? और आप जानते हैं, हर साल उनकी शहादत वाले दिन या हर साल जब भी कोई अहम दिन आता था तो भारतीय सेना अपनी श्रद्धांजलि उन्हें जरूर देती थी। मगर आज इस कब्र को देखकर दोस्तों, मेरा दिल रो रहा है। मेरा दिल इसलिए रो रहा है कि हम अपने शहीदों का इस तरह से अपमान कर रहे हैं। मेरा दिल इसलिए रो रहा है क्योंकि किसी को परवाह नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमने शहादत को भी हिंदुओं और मुसलमानों में बांट दिया? क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि इस तरह से ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र को तोड़ दिया गया है? मैं फिर दोहराना चाहूंगा, यह वो शख्स है जिसकी वजह से हमने बढ़ते कबायलियों के कदमों को रोका था और आज इस तरह से इनका ये हश्र कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उनकी शहादत को किसकी भेंट कर दिया गया? नफरत की भेंट तो नहीं कर दिया गया ना? क्योंकि देखिए, देश में कल्पना से भी विचित्र हो रहा है। इस देश में वो हो रहा है जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किसी ने सोचा था कि जब कोरोना आएगा तो हम उस लड़ाई को भी हिंदू मुस्लिम कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर एक सरकार अपनी नाकामी को छिपाना चाहती थी और उसे छिपाने का सबसे अच्छा जरिया क्या था कि उसे डाइवर्ट कर दो, उसका ध्यान कहीं और कर दो, और जनता का ध्यान बहुत आसानी से हिंदू मुस्लिम में किया जाता है और उसके लिए आपका पालतू मीडिया बैठा हुआ है। मगर तौहीन किसकी हुई? तौहीन हुई हमारे शहीदों की। और मैं बार बार कह रहा हूं, इसी तरह से तौहीन होती रहेगी हमारे शहीदों की। और यह मत सोचिए कि बेइज्जत सिर्फ ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान हुए। आपको याद करना होगा कि हाल ही में हमारे 20 जवान, हमारे 20 सैनिक चीन के साथ हुए संघर्ष में शहीद हो गए थे। उनकी शहादत को भारतीय जनता पार्टी चुनावों में भुनाती रही, मगर जिस चीन ने उनके साथ ऐसा सुलूक किया, उसके साथ क्या हुआ, उसको लेकर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। यानी कि चीन के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा है उन्होंने। कभी आपने उनके मुंह से चीन सुना है? तो यह हालत कर दी जाती है हमारे सैनिकों की। मैं नहीं भूला हूं, देश का सबसे लोकप्रिय चैनल और उसकी वो एंकर जिसने कहा था, जिसने 2000 के नोट में भी चिप ढूंढ लिया था, उसने कहा था, देखिए, सीमा पर दोष सरकार का थोड़ी है, दोष तो सैनिक का है। याद है आपको? दोष सैनिक का है जो सीमा पर खड़ा है और रक्षा कर रहा है। यानी कि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बादलों की आड़ लेकर, क्लाउड का फायदा उठाकर मैंने सर्जिकल स्ट्राइक करा दिया बालाकोट में,
तब तो आप प्रधानमंत्री से ये नहीं पूछते हैं या उनसे ये सवाल नहीं करते हैं कि प्रधानमंत्री ये आपने थोड़ा ना किया था, ये तो हमारी वायुसेना ने किया था। मगर दूसरी तरफ जब हमारे सैनिक शहीद होते हैं या चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर लेता है, तब आप हमारे सैनिकों पर सवाल उठाते हैं। आज मैं सवाल उठाना चाहता हूं इस देश के दोहरे मापदंड पर। मैं सवाल उठाना चाहता हूं पिछले कुछ सालों से पनप रही इस सोच पर, जो शहादत को और हमारे सैनिकों को अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है। और इसकी जीती जागती मिसाल है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। आपको लगाम लगानी पड़ेगी अपनी इस नफरत पर, क्योंकि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र के साथ जो हुआ है ना, वो कल्पना से भी विचित्र है। मैं यही उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि ये काम किसी नशेड़ी, किसी शराबी का हो, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि ऐसा ना हो दोस्तों कि इसके पीछे किसी तरह की नफरत है, वही नफरत जो 24 घंटे इन मीडिया चैनल्स के जरिए परोसी जाती है। बहुत दुख की बात है दोस्तों। बेबाक में आज जो दूसरा मुद्दा मैं आपके सामने उठाकर ला रहा हूं वो है बिहार की सियासत। दोस्तों, मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि बिहार में बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम हो रहा है। वो कहते हैं ना कि भाई आप कम से कम अपने गठबंधन में जो सहयोगी है उसका नुकसान नहीं करते, मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ मंजूर है। अरुणाचल प्रदेश में उसने जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायकों को निगल लिया है। जी हां, खबर यह है कि अरुणाचल प्रदेश ने बीजेपी ने जो जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार में नाराजगी है, जनता दल यूनाइटेड में नाराजगी है। और हाल ही में जो उनका सम्मेलन हुआ उसमें 2 मुद्दे उठाए गए और दोनों मुद्दे आपकी स्क्रीन पर हैं। पहला मुद्दा, जिसमें नीतीश कुमार और पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि यह गलत है और कम से कम उस पार्टी के साथ बीजेपी को यह नहीं करना चाहिए जिसके साथ वो बिहार में सरकार चला रहे हैं। मगर भैया, ये वो बीजेपी है जिसमें डुबकी लगा के सब स्वच्छ हो जाते हैं। ये वो बीजेपी है जो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो आपको इतना अचरज क्यों? यही नहीं, यह मुद्दा भी उठाया गया कि लव जिहाद का मुद्दा भी इस मीटिंग में उठाया गया। आपके स्क्रीन पर रविवार को जेडीयू नेताओं की मीटिंग में नीतीश कुमार ने खुद अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा उठाया, जहां उनके विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सभी नेताओं ने इसे गठबंधन धर्म के विपरीत बताया। सूत्रों के अनुसार तमाम नेताओं ने बीजेपी के सामने औपचारिक आपत्ति दर्ज करने की बात कही। वहीं गौर कीजिएगा, मीटिंग में कुछ नेताओं ने लव जिहाद पर भी चर्चा की। पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि लव जिहाद को लेकर देश में घृणा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। त्यागी साहब, आप बहुत ही सभ्य आदमी हैं, मैं जानता हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, तो फिर आप इस पार्टी के साथ क्यों बने हुए हैं? आपका अपमान किया जा रहा है, और अगर आपको समझना है तो आपको गौर करना पड़ेगा कि इस पर आरजेडी का क्या कहना है। लगातार अपमान किया जा रहा है, मगर बावजूद इसके आप उनके साथ बने हुए हैं। आपके 6 विधायक काट दिए उन्होंने अरुणाचल में। मेरी लगातार बातचीत कुछ पत्रकारों से हो रही है दोस्तों बिहार के, और उनका कहना है कि यह सरकार 4 से 5 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। पता नहीं ये बात सही है या नहीं, मगर उसके लिए आपको 2 चीजों पर गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले इस मुद्दे पर आरजेडी का क्या कहना है, क्योंकि आरजेडी का यहां पर यह कहना है कि हम जो है यहां पर एक इन्होंने इशारा किया है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाने को तैयार है। अब आप जानते हैं कि आरजेडी नंबर 1 पार्टी है, तो अगर नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया और बाहर आ गए वो बीजेपी के साथ, तब भी उनकी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो आरजेडी के साथ सरकार बना सकते हैं। क्या कहा है शिवानंद तिवारी ने, जो कि उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपके स्क्रीन पर। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट किया कि गेंद जनता दल यूनाइटेड नेतृत्व के पाले में है, जिन्हें समझना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के सामूहिक रूप से भाजपा में शामिल होने के घटनाक्रम का मकसद पुरानी बातों का बदला लेना है। तिवारी ने 1 दशक पहले की बात की, जब नीतीश ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाग लेने पटना आए पार्टी नेताओं के लिए आयोजित रात्रि भोज रद्द कर दिया, जिसमें नरेंद्र मोदी शामिल थे। तो कहीं ना कहीं शिवानंद तिवारी इस बात का इशारा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पुरानी बातों को भूलते नहीं और उसी का बदला लिया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के तौर पर। धीरे धीरे नीतीश कुमार की जड़ें काटी जा रही हैं, उन्हें खत्म किया जा रहा है। मगर इसका दूसरा पहलू भी है।
आप जानते हैं इस वक्त जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनवाया गया है? आरसीपी सिंह। ये शख्स जो कि राज्यसभा में भी हैं, और आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि यह शख्स बीजेपी का बहुत करीबी है। तो ये क्या इशारा करता है? ऐसा तो नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड का कुछ दिनों बाद बीजेपी में विलय हो जाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार की इस बात पर गौर कीजिए जो उन्होंने आज कही है, उससे मामला जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। मेरी कोई मंशा नहीं थी मुख्यमंत्री बनने की। मैंने कहा था कि जनता ने अपना जो मैंडेट दिया है उसके अंतर्गत किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी भी चाहे तो अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, यह नीतीश कुमार ने कहा है। और यह एएनआई का बयान है आज ही, यानी कि 27/12/2020 का उनका यह बयान। नीतीश के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या नीतीश पूरी तरह से दंडवत हो चुके हैं बीजेपी के सामने? नंबर एक। या कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार की नाराजगी तो नहीं है कि वो चुनौती लगातार दे रहे हैं बीजेपी को, चलिए आप उठाइए कोई कदम, हम भी निकलते हैं फिर गठबंधन से बाहर। क्योंकि देखिए एक बात तय है कि नीतीश को लगातार बीजेपी जलील कर रही है, लगातार उनके नेता जलील कर रहे हैं। हालांकि इसी बयान पर सुशील कुमार मोदी ने कहा है, जो आपकी स्क्रीन पर है, आज ही का बयान है कि देखिए हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार हमारे जो है चेहरे थे और वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बेशक अरुणाचल प्रदेश के 6 विधायक जनता दल यूनाइटेड के बीजेपी में शामिल हो गए हैं, मगर उसको लेकर कोई खटास नहीं है। मगर आप जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, जिसमें नेताओं ने कहा कि इस बात को लेकर औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज की जाए। अब सवाल यहां पर यह है, क्या नीतीश कुमार अपनी रीढ़ को बरकरार रखेंगे या बीजेपी के सामने नतमस्तक होकर वो बीजेपी को उसे रौंदने देंगे? ये तमाम प्रश्न हमारे सामने मुंह खड़े हैं। इस वक्त बिहार के कई पत्रकारों का यह कहना है कि या तो कुछ दिनों में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा नीतीश कुमार से समर्थन में, मगर एक दूसरा धड़ा यह भी कह रहा है कि यह गठबंधन 4 से 5 या 6 महीनों में नहीं चलने वाला। और आपकी स्क्रीन पर यह बयान तेजस्वी यादव का, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव जल्द हो जाएंगे। एक तो ये, दूसरा शिवानंद तिवारी का बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि गेंद जो है जनता दल के पाले में है, अगर वो आके हमारे साथ गठबंधन करना चाहें। तो देखिए कई तरह की बातें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं कि कुछ ऐसा होने वाला है या ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सियासत में कुछ भी हो सकता है। किसी ने कल्पना किया था क्या कि नीतीश कुमार जो हैं आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार बनाई, बाद में वो जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए और अब बीजेपी उनकी जड़ें काटने में लगी हुई है। तो सियासत में दोस्तों कुछ भी हो सकता है। बेबाक में बस इतना ही, मगर जाते जाते एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा आपको कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र के साथ जो हुआ वो कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों, हमारे शहीदों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नफरत के चलते हम शहादत को इस तरह से दो फाड़ नहीं कर सकते। नमस्कार।